जब मेरा विजन काफ़ी ख़राब हो गया तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली लाइफ में बड़ा करने के लिए शायद मैं वो नहीं कर सकता जो मैंने पहले सोचा था। कभी कभी दुख ज़रूर होता है, या मूवी देखने जाते हैं, जैसे मेरी वाइफ को मूवी देखने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मूवी हॉल में मैं मूवी नहीं देख सकता। जैसे जैसे मेरा विजन कम होता गया, बोर्ड दिखना बंद हो गया, फिर लिखित चीज़ें पढ़ना बंद हो गया, प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ना बंद हो गया, कंप्यूटर देखना बंद हो गया। मैं अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं ड्राइव करके कहीं जा सकता होता, जैसे लोग बाकी सब जाते हैं घूमने अपने अपनी अपनी टर्म्स पे, कभी गाड़ी में कभी बाइक में, तो कर सकता होता, लेकिन वो मैं नहीं कर पाता। तो एक आधा बार हुआ कि कुछ ऑफिसर जो है निकल गए मीटिंग से, फिर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई कि लोगों ने मेरी इस कठिनाई का गलत फ़ायदा उठाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका ओझा। कहते हैं जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन उन कठिनाइयों से जो लड़ता है और लड़कर उभरता है वही एक असली योद्धा होता है। और उसी का आज जीता जागता एक उदाहरण हमारे सामने है। अमन गुप्ता जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बता दूं कि 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमन जी, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 57वीं रैंक हासिल की थी। अमन जी एक दिक्कत से ग्रसित हैं जिसका नाम है जुवेनाइल मैक्युलर डिजीज़, और इसके बावजूद भी इन्होंने सफलता के उस मुकाम को हासिल किया है जहां तक पहुंचने का हर एक युवा सपना देखता है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इतनी परेशानियों के बावजूद आपने सफलता के उस मुकाम को हासिल किया है, क्या क्या दिक्कतों का आपको शुरू से सामना करना पड़ा? पहले तो एक ज़माने में मुझे दिखा करता था, धीरे धीरे स्कूल में जैसे जैसे मेरा विजन कम होता गया, बोर्ड दिखना बंद हो गया, फिर लिखित चीज़ें पढ़ना बंद हो गया, प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ना बंद हो गया, कंप्यूटर देखना बंद हो गया। तो उसके बाद किताबें पढ़ना या कुछ भी लिखना मेरे लिए असंभव था। तो जब मैंने पहली बार तैयारी की इस परीक्षा के लिए, तो मुझे किताबें मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, मेरे कुछ दोस्त और जो वेल विशर्स थे वो पढ़ते थे, मेरे लिए रिकॉर्ड करते थे, उससे मैं प्रिपरेशन करता था। और दूसरी बड़ी कठिनाई मुझे जो हुई, जब मैंने एग्ज़ाम देने गया, जब एग्ज़ाम वहाँ दिया गया कमीशन का एग्ज़ाम, तो जो मुझे स्क्राइब दिया गया वो उतना अच्छे से मेरी भाषा को लिख नहीं सकता था। तो उस समय मुझे पहली बार 3-4 साल बाद पेन से अपने आप मैंने लिखा उस एग्ज़ाम को, बिना देखे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसकी सहायता से जो स्क्राइब दिया गया था। और मेरे ख्याल से वो सबसे कठिन मेरे लिए रहा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सर, कौन से अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया था? इस डिसेबिलिटी के बाद पहले अटेम्प्ट में तो मैंने क्लियर किया था यूपीएससी, लेकिन आईएएस नहीं मिला था। उस समय मुझे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिली थी, जो मैंने ज्वाइन किया था। फिर 2 साल बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा ये आईएएस में सिलेक्शन हुआ था। आज के समय में ज़्यादातर युवा आईएएस बनने का सपना देखते हैं, और ऐसे में जब आपने इस तरह तैयारी शुरू की, आपको दिक्कतें भी थी, तो यूपीएससी की जर्नी में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसा मैंने बताया कि उस यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, और जिसके लिए पढ़ना असंभव हो वो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो सही रिसोर्सेज ढूंढना कि कम से कम पढ़ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कठिनाई थी। दूसरा ये था कि मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे वो थोड़े से डिफरेंट, थोड़े सब्जेक्ट्स जो मेरे थे, वो एक कॉमर्स था, एक लॉ था उस ज़माने में। कॉमर्स में भी बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, और लॉ भी अपने आप में बहुत कुछ पढ़ना होता है उसमें। तो उसको, जैसा मैंने कहा, सबसे छोटे में पढ़ना, कम से कम समय में उसकी तैयारी करना मेरे लिए कठिन था। दूसरा, मेरा विजन तब इतना उसी समय ख़राब हुआ था, तो मेरा बाकी सब चीज़ें लाइफ में बंद ही थी, पता नहीं था आगे लाइफ में क्या होगा। तो वो सब चीज़ें भी दिमाग में साथ साथ चलती रहती थी। तो शायद वो भी एक कठिनाई थी जो मुझे उस दौरान झेलनी पड़ी, लेकिन भगवान की दया से और सबके सपोर्ट से, स्पेशली पेरेंट्स के सपोर्ट से, ये सब फाइनली हो ही गया। सर्विसेज में आने के बाद एक आपके साथ टैग भी जुड़ा है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, और सर्विसेज में आने के बाद किस तरह की आपको परेशानियाँ हुई? देखिए, पहली बात, सर्विस में तो अभी मुझे बहुत कम समय ही हुआ है, 8-9 साल हुए हैं, तो बहुत सारा काम तो अभी मैं नहीं कर पाया हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा सर्विस में बहुत आई। ये ज़रूर होता है कि जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो किसी को पहचान नहीं पाते हैं, या कहीं बाहर बैठे हैं तो कुछ पढ़ नहीं सकते, हमेशा मुझे कोई डिवाइस की या किसी की सहायता की आवश्यकता रहती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्विस में जनरली सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे। पोस्टिंग्स ये सोच के नहीं दी गई कि मैं नहीं देख सकता, मुझे पोस्टिंग्स ठीक ठाक ही मिली हैं। मेरे सीनियर्स ने और सब कलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया है। दफ्तरों में भी लोग मुझे मिल जाते हैं जो मुझे मदद करते हैं। अक्सर मीटिंग्स में होता है कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो साइड में कोई
सीनियर ऑफिसर बैठा होगा मुझे पढ़ के सुना देता है कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं परेशानी तो नहीं कहूँगा सर्विस में आई, अभी तक तो बहुत ही सब ठीक चला। लेकिन ये ज़रूर है कि जो फील्ड के काम होते हैं उसमें चीज़ों को खुद देखने में मुझे तकलीफ ज़रूर होती है। जैसे जब मैं एमसीडी में था तो बाहर अगर इंस्पेक्शन पे गए हैं तो मैं शायद खुद नहीं देख पाऊँगा कि कूड़ा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो उसके लिए फिर मुझे लोगों का सहायता लेनी पड़ती है किसी काम को करने के लिए। सर अगर आपकी पर्सनल लाइफ में जाऊं तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा तो रीडिंग है, तो क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं रीडिंग का अपना शौक़ जितना हो सकता है पूरा करता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ऑडियो बुक्स बहुत आ गई हैं, तो काफ़ी सारी किताबें मैं ऑडियो करके सुन लेता हूँ, तो मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ है। फिर मेरा पढ़ने का बहुत शौक़ है, मतलब एक तो रीडिंग जो मैं बताया वो किताबें पढ़ने की बात है, बट मुझे एकेडमिक पढ़ाई का बहुत शौक़ है। तो जॉब में आने के बाद मैंने अपना एक तो एलएलबी पूरी की, मैंने पीएचडी पूरी करी, और मैं सून अगले साल होपफुली अगले या 1-2 सालों में सोच रहा हूँ बाहर जाके और पढ़ाई करूँ। तो मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ भी है उसके अलावा। आप खुद ही एक मोटिवेशन है युवाओं के लिए और सबके लिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मुझे तो मोटिवेट करती है अपनी डिज़ायर टू लर्न, सीखने की इच्छा और नई चीज़ें जानने की इच्छा, और कुछ ऐसा करने के लिए जो सबके जीवन में कुछ ऐसा चेंज मैं ला सकूं या कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकूं जिससे लोगों का जीवन इम्प्रूव हो सके। तो मेरा तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि माई डिज़ायर टू लर्न दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं वही मुझे मोटिवेट करता है, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ें जानना। इसके अलावा यूपीएससी को लेकर आज के समय में रहता है जनरल कैटेगरी, और कई ऐसे युवा हैं जो कई तरह की बीमारियों से या किसी तरह की परेशानी से ग्रसित हैं और उन्हें एक मोटिवेशन नहीं मिल पाती है इस तरह की तैयारी करने के लिए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती है, चाहे हो सकता है जैसे मुझे डिसेबिलिटी कोई है वो हो, किसी को कोई और बीमारी हो, किसी के कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, किसी की फैमिली में कोई डिफ़िकल्टी हो। तो कठिनाई तो हमेशा रहेंगी, लेकिन लाइफ में हमें पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर हम अभी से नेगेटिव हो जाएंगे तो जो हो सकता है हम कुछ हासिल कर सकते होते वो भी हम नहीं कर पाएंगे। और आपने जो यूपीएससी की बात की उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें तो एक ही सीट चाहिए अपने लिए, तो चाहे कोई रिजर्व्ड हो, अन जनरल हो, कुछ भी हो, उस समय क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी एक सीट के लिए कोशिश करनी है। तो अपनी मेहनत हम पूरी करें, और अगर हमारी मेहनत सही तरीके से होगी और हमारी लक भी होगा तो हमें मिल जाएगा। नहीं तो हम कुछ और साथ में प्लान करें जो लाइफ में हम कर सकें। लेकिन लाइफ में अच्छा करने के लिए सिर्फ यूपीएससी ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। आप टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अपना हमें कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे हासिल करने में। सर हमने सुना है बचपन में आप बाइक चलाया करते थे, आपको बहुत ज़्यादा शौक था बाइक चलाने का, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ा, और इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कहीं ना कहीं एक अधूरी चाहत भी रह जाती है मन में, क्योंकि आपका जो शौक है अब उसे आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी, आपने जो बचपन तो खैर बहुत पीछे हो गया, लेकिन हाँ जब मैं कॉलेज में था बाइक चलाता था, उसके बाद भी मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था। लेकिन जब ये विजन धीरे धीरे चलता गया तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं ड्राइव करके कहीं जा सकता होता, जैसे लोग बाकी सब जाते हैं घूमने अपने अपनी अपनी टर्म्स पे, कभी गाड़ी में कभी बाइक में, तो कर सकता होता, लेकिन वो मैं नहीं कर पाता। इनफैक्ट इससे रिलेटेड ये भी है कि मुझे बहुत शौक़ था, जैसे मैंने बताया, किताबें पढ़ने का। तो मैं अक्सर कहीं कहीं भी बैठ के किताब पढ़ लिया करता था, लेकिन आज की तारीख में मुझे अपनी टेबल पे बैठ के किसी मैग्नीफायर को यूज़ करके पढ़ना पड़ता है, जिससे कभी कभी दुख ज़रूर होता है। या मूवी देखने जाते हैं, जैसे मेरी वाइफ को मूवी देखने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मूवी हॉल में मैं मूवी नहीं देख सकता। तो मैं अक्सर रिलाई करता हूँ या तो जो मूवी में सुनने को मिलता है या जो मेरे साथ बैठा मुझे बताया था कि क्या चल रहा है। और लास्टली एक और शौक़ जो मेरा रहा था वो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था, अभी भी है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रैवल जब करता हूँ तो मैं कुछ देख नहीं सकता कि क्या सामने है। तो बस एक फीलिंग ही ले सकता हूँ या सुन ही सकता हूँ या किसी के डिस्क्रिप्शन को ही समझ सकता हूँ, लेकिन खुद उस चीज़ को एहसास नहीं कर सकता। तो कभी कभी ज़रूर तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है जो शायद बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। तो जो है मेरे पास उसी में मुझे संतुष्ट और संतुष्ट रहना चाहिए, खुशी पा लेनी चाहिए। इसके अलावा सर हमने एक बात और सुनी है कि जब भी आप कभी कभी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ कुछ अधिकारी चुपके से मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं, उसके बाद आप उनकी अच्छे से क्लास भी लगाते हैं, तो वो उस रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तब एक आध बार हुआ है जब मैंने मीटिंग कन्वीन करी अपने ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कुछ चीज़ों को रिव्यू करने के लिए। तो एक आधा बार हुआ कि कुछ ऑफिसर जो है निकल गए मीटिंग से, तो उस दौरान तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने मीटिंग के दौरान बाद में अंत में कभी पूछा कि भाई वो कहाँ है, तो अचानक पाया गया कि वो बाहर चले गए।
तो फिर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई कि लोगों ने मेरी इस कठिनाई का गलत फ़ायदा उठाया, और मैंने उन एक आध जो भी ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्हें अच्छे से समझाया कि ये अगर करते रहेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मीटिंग का पर्पस मेरे को पर्सनल काम नहीं है, लेकिन बल्कि जो पब्लिक सर्विस का काम है उसको रिव्यू करने के लिए है। यदि वो नहीं रहेंगे मीटिंग में तो पब्लिक सर्विस इफेक्ट होगी। तो उनको काफ़ी अच्छे से समझाया गया। फिर आगे से ये चीज़ें होना कम ही हो गई। उनको समझ में आ गया कि पता तो चल ही जाता है आज नहीं तो कल, तो बेहतर है कि सही तरीके से अपने काम को करें। सर, आपने पब्लिक सर्विसेज की बात की, और लोक सेवा ये वही सर्विसेज हैं जहाँ पर लोग अपनी अलग अलग थॉट्स के साथ आते हैं, अपने विजन के साथ आते हैं। तो जब आपने मन बनाया कि मुझे यूपीएससी में आना है और इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने उसको क्लियर किया, तो आपका क्या विजन रहा और अब तक उस विजन को आप कितना पूरा कर पाए हैं और आपके आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मैं पहले जब मैं स्कूल पास किया था तो मेरा शौक़ था टेक्नोलॉजी के साथ। मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर बाद में एमबीए किया। मेरा इच्छा थी कि मैं कुछ नया डेवलप करूं, कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाऊं, या मैं कोई बहुत बड़ा कुछ एंटरप्राइज़ बनाऊं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करूं। जब मेरा विजन काफ़ी ख़राब हो गया तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली लाइफ में बड़ा करने के लिए शायद मैं वो नहीं कर सकता जो मैंने पहले सोचा था, और अब मुझे कुछ अलग एरिया में जाना होगा। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं कर सकता हूँ वो है पब्लिक सर्विस में। मेरी चाहे विजन गया हो लेकिन मेरी सोच तो है, तो मैं अपने विजन से, अपनी लर्निंग से जो हमारे पब्लिक सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक सर्विस देते हैं उनमें कुछ बदलाव ला सकता हूं, जो कि ह्यूमन डिपेंडेंसी कम करके एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे डेवलप कर सकें, जिससे कि पब्लिक की सर्विस अच्छी हो सके और उनके लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। सेकेंडली ये था कि मैंने ये भी समझा कि पब्लिक सर्विस में भी अच्छे क्वालिफाइड लोगों की आवश्यकता होती है, और मेरे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो जब मैं किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करूंगा उससे मैं कुछ सिस्टम में चेंजेस ला सकता हूं जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और एक ये भी बात थी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद ये शायद मुझे लगा कि वो डिसेबिलिटी को इतने पॉजिटिवली शायद अभी भी नहीं लेते हैं, और हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि हम जनरली डिसेबिलिटी को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कि इंसान शायद नहीं काम कर पाएगा जो डिसेबल्ड हो। लेकिन क्योंकि हमारे कानून ऐसे हैं, पब्लिक सिस्टम्स ऐसे हैं कि एटलीस्ट लीगली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता डिसेबल्ड लोगों के साथ, तो मुझे लगा गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर मेरे लिए लॉन्ग रन में ऑन अ पर्सनल बेसिस भी अच्छा रहेगा। तो प्रोफेशनली और पर्सनली को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे पब्लिक सर्विस करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी तरफ आया। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे अब आगे के? मेरे फ्यूचर गोल्स ये रहेंगे कि अभी तो मैं जिस लेवल में हूँ, जिस लेवल पे हूँ अपने करियर के, अभी तो मैं फील्ड वर्क कर रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चलते कैसे हैं, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन साइड पे हूँ अभी। धीरे धीरे मेरा मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द हायर स्केल्स इन द गवर्नमेंट, जहाँ पे पॉलिसी बनाना, लॉज को ड्राफ्ट करना मेरा काम रहेगा। तो मेरा गोल ये है कि जब मैं आगे जाऊं तो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिसमें मैं कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन या सिस्टमिक चेंजेस कर सकूं, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग पब्लिक की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। सर, इस वक्त अभी आप DSIDC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट में हैं, और दिल्ली में तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे प्रदूषण की बात करूं या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। तो क्या चुनौतियां देखते हैं आप, और इस पद पे को किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, DSIDC तो बहुत सालों से, दशकों से दिल्ली में काम कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके, लेकिन पीछे जैसा आपने सही कहा, प्रदूषण के चलते दिल्ली से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और दिल्ली का आगे की तरफ जो रुख होगा और होना चाहिए, मुझे लगता है ये है कि हमें सर्विस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ना होकर जो हमारे ऑफिसेज होते हैं, बैक ऑफिसेज होते हैं, मीडिया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उन चीज़ों में हम लोग काम करें, ताकि दिल्ली में अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें, विदेशों से लोग दिल्ली आएँ और दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी सही तरीके से डेवलप होकर बन सके। तो वो हमारा एक, आई थिंक, फ्यूचर में उद्देश्य रहेगा, और उसी तरह से हम भी DSIDC से उसी तरफ मूव करेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल पार्क चेंज होके बिजनेस पार्क्स में बन जाएं, जहाँ पे ऑफिसेज हों और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हों। इसके अलावा सर, अभी आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि आप जब भी फील्ड में जाते हैं और MCDs में खुद निरीक्षण करते हैं तो आप चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपके साथ एक टैग भी जुड़ा हुआ है कि आपने 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे नंबर 1 पे रहा है एरिया। तो कैसे, मतलब बिना देखे और कैसे इतने काम कर लेते हैं?
देखिए, इसमें पहली बात यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, हमने एमसीडी में बहुत काम किया जिसमें मेरा भी कुछ योगदान रहा। और मेरा मानना ये है कि जिस लेवल पे हम लोग हैं, हमारा काम एक्चुअल एग्जीक्यूशन करके फील्ड में खुद काम नहीं करना होता, बट लोगों से काम कराना होता है। तो ये चाहे मैं खुद नहीं देख सकता था, लेकिन मेरे पास इस तरह से मैंने सिस्टम बनाया हुआ था कि मुझे फीडबैक मिल जाता था। मेरे साथ कुछ लोग थे जो फील्ड में जाके मेरे लिए देख के मुझे बताते भी थे, और जब मैं भी खुद निरीक्षण पे निकलता था तो अपने साथ किसी को बिठा लेता था जो मुझे हेल्प कर देता था। अक्सर ये होता है कि आपका सही प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट होता है, खुद देखना या खुद समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कहीं भी आप देख के बोलें कि यहाँ पे गंदगी पड़ी है, तो गंदगी अगर मिल गई तो आपने देख लिया, चाहे आपने खुद ना देखा हो। लेकिन उस तरह से इंटेलिजेंटली काम करना तो सीखना ही पड़ता है, वरना मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो उस तरह से हम काम कर लेते थे और बाकी रिव्यू करना, चीज़ों को रिपोर्टिंग ठीक तरीके से करना और लोगों से काम ठीक तरीके से निकालना, उसी पे मैंने फोकस किया, जिससे हम वो अचीव कर पाए जो हमने किया। सर, एक चीज़ और मैंने आपके बारे में पढ़ी थी कि आपकी वजह से जो हज़ारों कर्मचारी थे उनके प्रमोशन रुके हुए थे, लेकिन आपके आने के बाद वो प्रमोशन हुए उनके और उनको खुशियाँ मिली। प्रमोशन तो अनफॉर्चुनेटली हो तो नहीं पाए थे, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स एमसीडी में बहुत दशकों से अपडेट नहीं हुए थे, सीनियरिटी लिस्ट नहीं बन पाई थी। तो जब मैं थोड़े टाइम के लिए पर्सनल डिवीजन में वहाँ पे था, तो मैंने इसी पे फोकस किया था कि लोगों की सीनियरिटी, जो कार्डर्स की सीनियरिटी लिस्ट बन जाएं, रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं बने हैं वो बन जाएं, ड्राफ्ट हो जाए, सरकार को चले जाएं। जहाँ पे भी वैकेंसीज़ बहुत सालों से पड़ी हैं, वो वैकेंसीज़ अब नहीं भरी पाई, उनको भेज दिया जाए सही जगह पे, ताकि भरने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा सके। तो उस समय मैंने ये कोशिशें की थी, ये सोच के कि आज हम करेंगे तो इसका असर आज से 10 साल बाद होगा, जब वो लोग एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, प्रमोशन सही जगह पे पोस्टेड होंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे चल के कुछ काम नहीं हो पाएगा। वही जिस तरह मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना मेरा फोकस रहता है, ना कि आज एक छोटे से किसी काम को करना। सर, मैं आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ में जाना चाहूँगी और आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। कौन कौन है और किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं? मेरे फादर हैं, मदर हैं। फादर रिटायर्ड हैं, पब्लिक वो पीएसयू में जॉब करते थे। मदर जो थी वो टीचर रहीं, लेकिन बीच बीच में अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोगों को, मैं मेरी बहन को ब्रिंगअप करने में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने ये सोचा घर पे रह के ही कर पाएंगी, अगर जॉब करती रहेंगी तो शायद हमें उतना समय नहीं दे पाते। तो वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, और सबसे ज़्यादा उनका योगदान यही रहा कि जो मेरी जब कठिनाई बढ़ी, तब उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया वो शायद ही कोई दे सकता है। किताबें पढ़ना, सपोर्ट करना, कहीं ले जाना, एग्ज़ाम देने ले जाना, और चीज़ों को समझाना, क्योंकि मैं कुछ देख तो सकता नहीं था। तो उसके लिए उनका हमेशा मदद मेरे साथ रही, आज तक है, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। बाकी मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, वो भी, और 2 बच्चे हैं छोटे, 7 और 5 साल के। हम लोग सब साथ ही रहते हैं। मुझे लगता है कि फैमिली का सबसे बड़ा योगदान यही होता है कि एक दूसरे को जो हम सपोर्ट कठिन समय में कर सकें, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अमन गुप्ता जी, जिन्होंने हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।